I hope you all are doing great. So, today we will do Harrod-Domar model of economic growth. ये बहुत पेपर्स में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने अपने नोट्स को ही कंसीडर किया आपको समझाने के लिए. तो आई होप कि आप लोगों को समझ आए. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैरड-डॉमर मॉडल क्या है. और आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने कैल्डर हिक्स मॉडल करवाया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैल्डर और हिक्स दोनों अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, बिकॉज देयर पॉइंट ऑफ व्यू सेम था, इसलिए उन दोनों को क्लब करके एकदम हम बोलते हैं कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया. बिकॉज एक का गेनर के परस्पेक्टिव से था, एक का लूजर के, जैसे मैंने वीडियो में बताया था. सिमिलरली यहाँ पर जब हम हैरड-डॉमर मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हैरड अलग है, इकोनॉमिस्ट डॉमर अलग है. बट बिकॉज देयर काम, इन लोगों का काम जो था कहीं ना कहीं जाके एक सिमिलर पॉइंट पे पहुंच रहा था, तो इसीलिए इन दोनों को भी क्लब करके बोला गया हैरड-डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. सो फर्स्टली हम करेंगे हैरड मॉडल इसी वीडियो में, उसके बाद डॉमर मॉडल. तो आपका पूरा क्लब करके ये बन गया आपका हैरड-डॉमर मॉडल. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली हमें अजम्पशंस पता होने चाहिए. हैरड मॉडल के अजम्पशंस क्या हैं? पहले मैं आपको बता दूं, ये लोग क्लासिकल्स थे. मैंने एक वीडियो बना रखी है क्लासिकल्स वर्सेस केंशियन की, तो उसमें मैंने बता रखा है क्लासिकल्स इकोनॉमिस्ट का क्या व्यू पॉइंट था. तो इनकी अजम्पशंस ना हर मॉडल में कहीं ना कहीं सेम होती हैं. तो अगर आपको क्लासिकल्स और केंशियन के बारे में डिफरेंस पता है ना, तो अगर आपको पेपर में अजम्पशंस कोई पूछी भी जाए और आपको ये पता हो ये क्लासिकल के अंदर आते थे ये इकोनॉमिस्ट, तो आप अजम्पशंस को गैस भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेम चीज इनकी सारी क्लासिकल्स की जो मॉडल्स थे उनमें सब में सेम सेम अजम्पशंस ही होती हैं, और केन्स की इनके अपोजिट होती हैं. तो ठीक है. तो अगर आपको उनकी अजम्पशंस याद है तो आप बता सकते हो कि हाँ, कि ये अजम्पशन हाँ सही है, ये तो क्लासिकल है, क्लासिकल की अजम्पशंस थी तो वही इनकी अजम्पशंस है. ठीक है. तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले एक बारी अगर हो सके तो क्लासिकल और केंशियन की आप वीडियो देख के आए. ठीक है. तो अब मैं बात करूं हैरड मॉडल की अजम्पशन क्या है. फर्स्ट वन इज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्लासिकल्स की होती है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में. सेकेंड थिंग, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता. गवर्नमेंट जो है उसको अपना पॉलिसीज बनाने में, इकोनॉमी का वेलफेयर सुधारने में, उनमें काम करना चाहिए. मॉडल्स में उनका कोई रोल नहीं है. तो ऐसा क्लासिकल्स का कहना था, क्योंकि हैरड भी एक क्लासिकल्स के अंदर ही आता था, तो उनका भी यही था कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. ये अजम्पशन है. थर्ड वन इज मॉडल को अज्यूम किया गया है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी पिक्चर में नहीं है. ठीक है. फोर्थ वन इज देयर आर नो लैग्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स. मतलब लैग्स का मतलब होता है टाइम पीरियड. एक होता है कि हमने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखने में हमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है. अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो अगर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज करती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, वेदर इट विल बी 5 days, 10 days और अ मंथ. तो इन्होंने ये अज्यूम करा है कि कोई भी लैग नहीं होगा वेरिएबल्स के एडजस्टमेंट में, कि मतलब आज अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है तो हमें आज ही दिख जाएगा इन्वेस्टमेंट कम होगी. उनमें कोई भी हम टाइम पीरियड का गैप नहीं ले रहे हैं. ये हमारी अजम्पशन है कि इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे सेविंग हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई, वो अपने आप को कंप्लीटली एडजस्ट कर लेगी उसी टाइम पीरियड में. ठीक है. क्योंकि एक्चुअल में नहीं होता, इसीलिए हम कह रहे हैं अज्यूम किया गया है. तो अजम्पशंस वही ली जाती हैं जो कि एक मॉडल को इम्पैक्ट करती है, और हमें इनके इम्पैक्ट को कंसीडर नहीं करना हो तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी अजम्पशन है. वी विल कंसीडर दीज पॉइंट टू रिमेन कांस्टेंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहां पर ये अज्यूम किया गया है कि जो हमारी
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होती है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है। अब एमपीएस की बात करूं कि कितनी हमारी इनकम चेंज होने से हम कितना सेविंग को चेंज कर रहे हैं, वो हमारी कांस्टेंट है। मींस दे आर ट्राइंग टू से अगर मेरी इनकम 100 से बढ़ रही है तो मेरी एडिशनल सेविंग अगर 5 से ही बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल 100 इंक्रीज होने पे मेरी 5 से बढ़ रही है, तो मेरी 1000 इंक्रीज होने से भी मेरी उतनी ही परसेंट से चेंज होगी। अगर मैं 100 में 5 कह रही हूं मतलब 5%, तो 1000 में भी मेरी 5% ही होगी, यानी कि 50। ठीक है, तो वो सेम है। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंडिंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना मैं इनकम का पोर्शन सेव कर रही हूं वो इक्वल है, यानी कि एपीएस हमारा एमपीएस के इक्वल है। सिमिलरली हम इसमें ये भी कहते हैं हमारा जो एपीसी है वो भी एमपीसी के इक्वल होगा। ये हैरड और डॉमर दोनों की एक अजम्पशन है कि एमपीएस एपीएस के इक्वल होगा और एपीसी एमपीसी के इक्वल होगा। तो अगर मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव लिखूं तो सेविंग बाय इनकम होती है, मतलब ये। और अगर मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी की बात करूं तो चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, नाउ बोथ प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा कैपिटल का कोएफिशिएंट, मतलब कैपिटल आउटपुट की रेशो, कि पूरे आउटपुट में कैपिटल का कितना रेशो। अब हम आउटपुट प्रोड्यूस जब करते हैं, आउटपुट अगर मैं प्रोड्यूस करती हूँ तो उसमें मैं कैपिटल भी लेती हूँ, मैं लेबर भी लेती हूँ। लेकिन जब हम हैरड डॉमर की बात करेंगे ना तो कैपिटल और आउटपुट का रेशो सेम रखेंगे। अगर कैपिटल और आउटपुट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि अभी आपको आगे पता चलेगा। तो ये अज्यूम किया गया है इनकी जो रेशियो है, इनकी पूरे कैपिटल पूरे आउटपुट प्रोड्यूस करने में अगर मैं 60% कैपिटल यूज कर रही हूँ तो वो 60% ही रहेगा। 60/100% है, आउटपुट मेरा 100% प्रोड्यूस हुआ है और मैंने 60% कैपिटल लिया है, तो ये रेशियो सेम ही रहेगी जब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जब से मैं एंड करूंगा पूरे पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज हो गई, कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको पता होना चाहिए। इसी से ही हम सोलो मॉडल से भी इस चीज को लिंक करेंगे। ठीक है, तो दिस अमाउंट टू अज्यूमिंग दैट द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न CRS, जो कि हम पढ़ते हैं क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, तो वही हैरड का है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो सेम हो जाती है, इक्वल रहती है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग हर कोई डिफाइन करेंगे इन द नेट सेंस, मतलब ये कंसिडर करेंगे ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ऊपर इनकम, उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि हमारा इतनी इनकम पे इतना डेप्रिसिएशन है, वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड होगा, तो नॉट इंक्लूडेड इन दीज वेरिएबल्स। द लास्ट वन इज सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल माना गया है इस मॉडल में। ठीक है, तो ये थे इसके बेसिक अजम्पशंस जो आपको पता होने चाहिए, बेटर है कि वो आपको जब भी याद आएंगे। अगर आप क्लासिकल्स और केंशियन अगर आपको बेसिक पता है तो आप अजम्पशंस भी अज्यूम कर सकते हो, हाँ इसकी ये अजम्पशन होगी उसकी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हैरड मॉडल की। अब मेरे नोट्स से मैं बताना चाहूंगी आपको। सो हैरड डॉमर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हैरड की फुल फॉर्म है RF हैरड, 1948 बॉर्न है ये। इन्होंने पब्लिश करी थी 1948 में, सॉरी बॉर्न नहीं है, पब्लिश जब इन्होंने करी अपनी बुक। इन हिज थ्योरी published his theory in a book towards a dynamic economics, ये हैरड की बुक है टूवर्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने ये बता रखा है, इट शोज हाउ स्टेडी ग्रोथ में अकर इन एन इकोनॉमी। स्टेडी ग्रोथ रेट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मॉडल के अंदर आती है। फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कब अकर होती है, और अगर स्टेडी ग्रोथ अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, then how different factors lead to divergence resulting in deflation and inflation। इस मॉडल में ना हमें इन्होंने ये बता रखा है कि एक ग्रोथ रेट हमें कितनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, और अगर वो ग्रोथ रेट नहीं अचीव होती तो इकोनॉमी पे उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
तो या तो इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चली जाती है या वो बूम की तरफ चली जाती है, ये है इसका मेन पॉइंट। ठीक है, सेकेंड है, ये यूके के थे, और यहाँ पे अगर मैं डॉमर की बात करूं, ईडी डॉमर, ये 1957 में आए थे, इन्होंने, इनका मॉडल इसमें आया था, मतलब बुक इन्होंने इसमें पब्लिश करी थी, ये थे हमारे अमेरिका के। तो इन्होंने पब्लिश करी थी हिज थ्योरी इन अ बुक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये अमेरिका है, ये यूके है। अगर आपसे कोई पूछे कि हैरड का अमेरिकन वर्जन कौन है, तो आप कहोगे डॉमर, डॉमर का यूके वर्जन कौन है, तो कहेंगे हैरड, क्योंकि इन दोनों ने बात सेम ही करी थी, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही था, बट इनका जो एक प्रोसेस होता है ना उस चीज को डिटरमाइन करने का, वो डिफरेंट था। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो Who is the American version of Harrod? तो आप कहोगे डॉमर. Who is the English version of डॉमर? Then you can say Harrod. अब बात आती है हैरड ने एक्सप्लेनेशन में क्या बताया। इन्होंने कहा अगर प्रेजेंट रेट ऑफ सेविंग, अगर मान लो मेरी प्रेजेंट रेट ऑफ सेविंग 3% है, तो 3% मतलब पूरी इकोनॉमी में 3% लोग ही सेव कर रहे हैं। अगर मैं ऊपर से देखूं, अगर मेरी प्रेजेंट रेट ऑफ सेविंग पूरी इकोनॉमी की 3% है, तो हमारी ये दिखाएगी फिर मतलब पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 3% पीपल ही सेव कर रहे हैं और कोई सेव ही नहीं कर रहा। अब बात आती है, हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? सेविंग से। जितने लोग सेविंग करते हैं, जितनी सेविंग हमारी बढ़ती है, उतना ही पैसा बैंक्स के पास जाता है, और बैंक्स उतना ही पैसा उसी रफ्तार से इन्वेस्टमेंट करने देती है, यानी कि बिजनेसमैन को लोन देती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है और उसी से ही एज अ रिजल्ट ग्रोथ आती है। तो इसीलिए एक सेविंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो। तो अब इन्होंने कहा कि अगर हमारी प्रेजेंट की सेविंग 3% है, तो मतलब 3% लोग ही सेव कर रहे हैं, और अगर मान लो हमें कुछ परसेंटेज ग्रोथ अचीव करनी है, तो उस ग्रोथ के लिए हमें एक परसेंटेज सेविंग पता होती है कि इतने परसेंट सेविंग होंगे ना, जब भी इतने परसेंट ग्रोथ हम ला सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मान लो हमारा टारगेट है कि हमें 20% ग्रोथ लानी है इस ईयर, तो इकोनॉमिस्ट को और उनको ये पता होना चाहिए कि इस 20 लाने के लिए हमें कितना सेविंग परसेंटेज चाहिए और करंट कितनी है। मान लो करंट 3 है, हमें पता है 20 के लिए इकोनॉमिस्ट कहेंगे हमें 10% ग्रोथ रेट, सेविंग रेट चाहिए, कि अगर लोग 10% सेविंग करते हैं तब हमारी 20% ग्रोथ हो पाती है। तो इसीलिए हैरड ने कहा अगर यू हैव टू रीच 10%, नॉट ओनली वंस बट एवरी ईयर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका आता है, सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि ग्रोथ हमेशा ये नहीं होती कि आप, हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें 20% की ग्रोथ चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ बस इसी ईयर के लिए 20% चाहिए, उसके बाद चाहे हम 2% पे ही चले जाएं, ये नहीं होता। ग्रोथ को मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, क्लास में एक बच्चे के 100 में से 100 आए, तो एक बार ही लेके बच्चा खुश नहीं होता, हम उसे ये कहते हैं हर बार तुम्हारे आने चाहिए। ये नहीं है कि एक बार ही तुम 100 ला रहे हो, अगली बार तुम 10 पे पहुंच गए, नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं ग्रोथ जब भी चाहिए तो हमें उसे मेंटेन भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अगर एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सेविंग कितना है, ठीक है, उसके बाद इस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट सेविंग रेट है कितना, कितना हमें अटेन करना है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको ये तो पता होना चाहिए मैक्सिमम कितना है, कितना हम कर सकते हैं सेविंग, कितना हम स्कोर हाईएस्ट कर सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सेविंग है कितनी। उसके बाद इसको अचीव कैसे करना है, मैंने बता दिया कि आपको ना एक ग्रोथ के लिए ना आपको 10% सेविंग चाहिए। पहले तो 10% निकालना आना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर 3% है अभी, अब 3 से 10 लाने में क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए कि 3 से हमारी 10% सेविंग्स कैसे होगी।
ये हमें पता होना चाहिए। तो हाउ कैन वी अचीव द रेट ऑफ सेविंग, ये कैसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड वन इज सिर्फ अचीव करना ही टारगेट नहीं होता, उसको मेंटेन भी करे रहना है। इट इज नॉट लाइक कि मैंने अभी अचीव किया उसके बाद मैं अगले साल में देख ही नहीं रही कितनी भी जाए। ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट हर ईयर में चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मैं आज ही इन्वेस्ट कर दूं और आगे मेरे को सेविंग चाहिए ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी हमें सेविंग का परसेंटेज चाहिए, उसको अचीव कैसे करना है और उसको अचीव करने के बाद उसको मेंटेन कैसे रखना है। Am I clear? तो हैरिड का एक्सप्लेनेशन इसी में ही आता है। अब एक बात बताती हूँ जो कि हैरिड मॉडल में आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा है तो 3 टाइप के ग्रोथ रेट होते हैं इसमें जो हैरिड ने बताए थे। ठीक है, ग्रोथ रेट्स इन्होंने 3 टाइप के ग्रोथ रेट्स बताए थे। एक इन्होंने कहा था एक्चुअल ग्रोथ रेट होता है, एक होता है नेचुरल ग्रोथ रेट और एक होता है वारंटेड। अगर आपको इन तीनों रेट की क्लैरिटी हो गई ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे मोस्टली इन्हीं रेट्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, नेचुरल क्या होता है और वारंटेड क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले बात आती है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है, जिसे हम GW से डिनोट करते हैं हैरिड मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए। एक्चुअल ग्रोथ रेट G से और नेचुरल N से, GN। ठीक है, वारंटेड का मतलब ग्रोथ रेट एट विच ऑल सेविंग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू इन्वेस्टमेंट, मतलब एक इकोनॉमी में जितनी भी लोगों ने सेविंग करी है वो सारी की सारी इन्वेस्ट हो जाना, मतलब मैक्सिमम पॉइंट। जैसे एग्जाम का 100 है, 100 के 100 ले आना, वो होगा वारंटेड। ठीक है, एक्चुअल का मतलब ग्रोथ रेट जो डिटरमाइन किया गया है, एक्चुअल सेविंग कितनी है हमारी और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई कितनी है, वो हमारा बताता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। एंड थर्ड वन इज नेचुरल ग्रोथ रेट। ये रेट है वो जो रिक्वायर है हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए। अब आपको इससे समझ नहीं आएगा, मैंने एग्जाम्पल लिखा है। मान लो आई वॉन्ट टू क्वालिफाई JRF UGC नेट इकोनॉमिक्स, मेरा टारगेट ये है, मुझे ये क्रैक करना है। ठीक है, अगर मैं वारंटेड की बात करूं तो जितने मार्क्स का पेपर होता है वो मेरी वारंटेड हो जाएगी। 300 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो अगर मैं कहूँ 300 के 300 नंबर, तो वो मेरा होगा वारंटेड, कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल है एक एग्जाम में लाना उतना ही मेरा वारंटेड ग्रोथ रेट होगा। जब भी इन्होंने कहा सारी सेविंग एब्जॉर्ब हो जाना इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि कोई भी आइडियल सेविंग बची ही नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाता है जी, जो नाम से पता चल रहा है एक्चुअल, जितने आपको मार्क्स मिले। मान लो मैंने 200 स्कोर करे 300 में से, तो जो एक्चुअल करे वो मेरी एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जो कि एक्चुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट से डिटरमाइन हुई है। थर्ड वन आती है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर JRF। जैसे जब मैंने क्लियर करा था तो इसकी 300 में से 218 पे इसकी JRF के लिए कट ऑफ गई थी। जिस पर्सन के 218 और उससे अबव आए थे उनका JRF हुआ था। मतलब मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर JRF को क्लियर करने के लिए भी तो एक मिनिमम अमाउंट होगा ना, जो हमें क्लियर करना पड़ेगा। इतने मार्क्स जो हमें स्कोर करने पड़ेंगे वो हमें कहेंगे कि हाँ अब आप JRF हो। तो वही मार्क्स हमारे कहलाएंगे नेचुरल ग्रोथ रेट, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है, या वो मार्क्स जो हमें JRF लाने के लिए जो मिनिमम मार्क्स जरूरी हैं वो हमारा दिखाएगा नेचुरल। बच्चे GW और GN में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वारंटेड होता है जितना मैक्सिमम, कोई भी आइडियल कुछ भी नहीं छोड़ा, जितने मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है उतना ही हमारा वारंटेड रहेगा। और नेचुरल का मतलब जितने एक टारगेट जो हमने रखा है, टारगेट कि मेरे को JRF करना है,
या मेरे को सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉर्मल ही क्रैक करना है उसका, तो वो हमारे हो जाएंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अब इन तीनों को ही हमें आगे डिस्कस करना है कि वारंटेड ग्रोथ रेट की इक्वेशन क्या थी, नेचुरल की क्या है, एक्चुअल की क्या है। तीनों की सेम ही है यूं देखा जाए तो, क्योंकि ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ, तीनों की इक्वेशन सेम ही है, थोड़ा थोड़ा माइनर डेविएशंस है वो हम देखते हैं। बट आपको ये तीनों का कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट, जो जी, खाली जी से हम डिनोट करते हैं। ये डिटरमाइन होता है सेविंग इनकम रेशो से, कि हम कितने इनकम का कितना पोर्शन वी आर सेविंग। एंड सेकेंड इज कैपिटल आउटपुट रेशो, केओ मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, इट डिनोट्स द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जो शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो ली जाती हैं इस ग्रोथ रेट में। इसकी इक्वेशन होती है जी सी इज इक्वल टू एस, तीनों की ऐसी ही होती है, बस जी यहाँ पे बिना किसी उससे लिया क्योंकि ये एक्चुअल है। वारंटेड में जी डब्ल्यू आ जाएगा, नेचुरल में जी एन आ जाएगा। ठीक है, सेविंग तीनों में सेम रहेगी, बट सिर्फ यहां पर जो कैपिटल है, कैपिटल आउटपुट रेशो है जो कि ये है, इसमें थोड़ा सा बस चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जी सी इज इक्वल टू एस, सबसे पहले आपको ये चीज बता दूंगी, हैरड ने ना ये सी और ये एस दोनों ही कांस्टेंट ले रखे हैं। अब आप बात बताओ, दोनों सेम है सी और एस, तो मुझे एक्चुअल ग्रोथ रेट हमें जी से पता चलेगी। अगर मैं इसको इलैबोरेट करती हूँ ना इस इक्वेशन को, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है। जी है हमारा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट किससे पता चला है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन बाय इनकम, कि कितना ग्रोथ रेट हुआ। सी है कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसे हम डेल्टा के, चेंज इन कैपिटल बाय वाई, डेल्टा वाई भी बोल सकते हैं, या कैपिटल कितना चेंज हुआ है वो हमारी इन्वेस्टमेंट से डिटरमाइन होता है, तो इन्वेस्टमेंट बाय ये भी लिख सकते हैं। और एस है हमारा सेविंग इनकम रेशियो। ठीक है, तो एस बाय वाई, या इसको हम डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अजम्पशन में पढ़ा है एपीएस हमारा एमपीएस के इक्वल होता है। ठीक है, तो कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी सी इज इक्वल टू एस लिख दिया, जी हमारा ये है, सी है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये है एस बाय वाई। इसको लिखा कैपिटल हमारा डेल्टा के, और वो आई के इक्वल होता है, तो आई बाय डेल्टा वाई हो गया। जैसे ये इक्वेशन तो लिखी हुई है ना मैंने यहाँ पे, और ये एस बाय वाई, ये दोनों काटा और यहाँ से y और y कट गया, तो हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे भी लिखूं, डेल्टा y बाय वाई, एस बाय वाई यही है, इसको मैं इस साइड ले जाऊं राइट हैंड साइड में, तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा k बन जाए। डेल्टा k को मैं i लिख सकती हूँ, सेम चीज है। तो यहाँ पर डेल्टा y है, यहाँ पे y है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, s बाय आई लिख दिया। मतलब ग्रोथ विल अकर बट नीड टू मेंटेन इक्वालिटी ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी बनानी पड़ेगी अगर तुम्हें ग्रोथ रेट चाहिए तो। ये है, बस कुछ भी नहीं है इसमें। ये इक्वेशन आपको पता चलनी चाहिए, जी सी इज इक्वल टू एस होता है, यहाँ पे सी और एस तो हैरड ने कांस्टेंट ही ले रखे हैं, इसीलिए इसके मॉडल को कहते हैं नाइफ एज, नाइफ एज इक्विलिब्रियम मॉडल, या नाइफ एज इक्विलिब्रियम, यानी कि ये चाकू की धार पे चलते हैं, थोड़ा सा भी इधर या उधर हुआ या तो इकोनॉमी बूम में चली जाती है या तो रिसेशन में चली जाती है। ठीक है, तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन की इतनी डिटेल नहीं जानना है इसमें, बस हैरेड जब आप करोगे तो आपको बेसिक इक्वेशंस वगैरह पता होनी चाहिए, जो कि नेट में पूछ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा डेरिवेशन तो उसमें आती नहीं है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अजम्पशंस वगैरह और इनकी जनरल इक्वेशंस, इनका क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वारंटेड पे। वारंटेड
ग्रोथ क्या होती है, यानी कि GW से डिनोट होगी। तो ये क्या होती है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट या फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। और पोटेंशियल, जितना एक का पोटेंशियल होता है कि इकोनॉमी का, अगर वो पूरी ही सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रही है तो मतलब ये ही तो पोटेंशियल है ना, इससे ज्यादा तो वो कर ही नहीं सकती। तो जब इसे कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रोथ रेट, जो एक इकोनॉमी। अब 100 नंबर का पेपर है तो 100 मार्क्स लाना ही तो पोटेंशियल है, उससे ज्यादा थोड़ी ला सकते हैं। ठीक है, तो GW इंटू CR इज इक्वल टू S, यही वाली इक्वेशन है सेम, बट G की जगह GW आ गया क्योंकि वारंटेड ग्रोथ रेट है। CR मतलब कितना कैपिटल रिक्वायर है फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए। यहाँ पे था ये कैपिटल कितना रिक्वायर है एक्चुअल ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे है कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है वारंटेड ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे वही सेम है सेविंग इनकम रेशियो, जो कि हमने अभी पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है इक्वेशंस में। अब आगे चलते हैं। अगर इकोनॉमी को प्रोग्रेस करना है या मेंटेन करना है GW को, तो देन इट्स इनकम हैज टू इंक्रीज। उसकी इनकम भी तो इसी तेजी से बढ़नी चाहिए ना कि वो वारंटेड रेट में चली जाए, उसी रेट से बढ़े इनकम। तो अगर इनकम राइज हो रही है एट अ वारंटेड रेट, देन कैपिटल फुल्ली यूटिलाइज होंगे, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी करेगा अपनी सारी सेविंग को आउट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो मतलब जो हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट है ना, वो सेल्फ सस्टेनिंग है। मतलब एक बारी अगर हम वारंटेड पे पहुंच गए तो हमारे पास इनकम इतनी हो जाएगी कि वो हमारी फिर हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करा देगी, हमारी सेविंग भी इंक्रीज करा देगी, हमारी इनकम भी इंक्रीज करा देगी, इनकम बढ़ने से फिर हमारी सेविंग बढ़वा देगी, फिर इन्वेस्टमेंट करा देगी। मतलब ये ऐसा साइकिल है जो खुद में ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो vicious circle and nation would continue to grow at GW and growth rate वारंटेड के भी इक्वल हो जाएगा और कैपिटल जो एक्चुअल कैपिटल है वो रिक्वायर्ड के भी इक्वल हो जाएगा। तो तीन कंडीशंस आती है ग्रोथ में और GW में, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या ये बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, यही हो सकता है इक्वालिटी इनइक्वालिटी। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, हमारी ग्रोथ रेट वारंटेड के इक्वल है, ये जो कैपिटल है एक्चुअल वो भी रिक्वायर्ड के इक्वल है, तो हम कहेंगे स्टेडी स्टेट पे है, नाइफ एज पे है कि इससे मैक्सिमम तो हम जा ही नहीं सकते, सब बढ़िया है। अगर हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो वारंटेड से, आप कहोगे वारंटेड तो बिल्कुल ही मैक्सिमम थी, इससे ज्यादा जा ही कहाँ सकते हम। अब आप एक बात बताओ, हम कह सकते हैं कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है मैं 120 नहीं ला सकता, ये तो सही है आपकी बात, ये तो हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। एक्चुअल में अगर आप एक बात बताओ, जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, हम कहते हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का यही है, इससे ज्यादा तो हम जा ही नहीं सकते। फिर भी हमारी इकोनॉमी में यहाँ पर भी तो इंटरसेक्शन होता है ना। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दूं, सॉरी एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर दूं, अब इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ हुआ ना, जो कि पोटेंशियल से भी ज्यादा है ना। हम पहुंचते हैं ना कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की कैपेसिटी इतनी है, फिर भी हम आगे जा रहे हैं ना। तो मार्क्स में हम नहीं जा सकते कि मैक्सिमम 100 नंबर का हम 120 नहीं ला सकते, लेकिन इकोनॉमी में ऐसा देखा गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कितना भी हो, हमारा एक्चुअल जो है, मतलब ये जो है ये इससे ज्यादा भी जा सकता है और इससे कम भी जा सकता है। तो सिमिलरली जब हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट, मतलब ये वाला जो ग्रोथ रेट ये फुल वाले से वारंटेड से ज्यादा है, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन आ गया, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर ही तो होता है, इन्फ्लेशनरी गैप ही तो होता है ये। तो उसी से ही आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है। और अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा इस साइड है, मान लो AD, अब मैं कह रही हूँ AD राइटवर्ड शिफ्ट होने की जगह लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो लेफ्टवर्ड में अब जो इक्विलिब्रियम है वो उसके फुल एम्प्लॉयमेंट के लेफ्ट साइड बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे यूं शिफ्ट कर रही हूँ AD को, अब इक्विलिब्रियम नया यहाँ पे बन रहा है ना, ये इधर है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रिसेशनरी गैप, है ना। तो यही वो दिखा रहा है कि अगर वारंटेड ज्यादा है, आपको वारंटेड ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ज्यादा है इससे, तो हम कहेंगे डिप्रेशन में या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है।
तो इफ इनकम इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो सारे अदर फैक्टर्स भी गारंटेड रहेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेंगे, क्योंकि ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड वारंटेड ग्रोथ रेट। हैरोडोमर के मॉडल में कहा गया है कि अगर तुम्हारी सेविंग बढ़ रही है तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो तुम स्टॉक्स में कैपिटल स्टॉक यानी कि प्लांट मशीनरी ज्यादा करोगे, जिससे तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों का पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा फिर से सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ने से फिर इन्वेस्टमेंट। तो एक ये विशियस सर्कल है जो कि सब चीज अच्छे से अपने साथ साथ लेकर चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा है तो क्या होगा। एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन होगा, और अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से कम है तो हम कहेंगे डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। थर्ड वन रह गया हमारा नेचुरल। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है। तो मैक्सिमम ग्रोथ जो एक नेशन अचीव कर सकती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, उसे हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। अब इसमें भी जी एन नेचुरल आ गया, कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है इज ईदर इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू एस। जीसीएस वही है, सेम है। तो अब बात आती है इंटरसेक्शन। अगर जी, जी डब्ल्यू और जी एन तीनों को कंपेयर करें तो पहली इक्वेशन हमारी जो एक्चुअल से निकली वो ये थी, जी सी इजिकल टू एस। हमारी वारंटेड से निकली वो ये थी, और हमारी नेचुरल से मिली वो ये थी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले हम 1 और 2 पीछे करके आए हैं कि जी अगर बड़ा हो जी डब्ल्यू से तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन है, एंड वाइस वर्सा। तो अब हम वारंटेड को कंपेयर कर लेते हैं नेचुरल से। तो हो सकता है दोनों बराबर हो, हमारी जो नेचुरल है वही हमारी वारंटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेडी स्टेट है, हम नाइफ एज पे हैं, चाकू की धार पर हैं, हम सब बराबर हैं, जितनी हमारी नेचुरल है वही हमारी वारंटेड है। अगर मेरी नेचुरल वारंटेड से बढ़ गई तो वही सेम चीज है, अगर वारंटेड से मेरी कोई भी ग्रोथ रेट ज्यादा है, चाहे एक्चुअल हो चाहे नेचुरल हो, तो हमेशा बूम रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, इकोनॉमी गोइंग टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। वहीं अगर उल्टा हो जाता है, वारंटेड से कम है, तो मतलब हमारी ग्रोथ रेट भी वारंटेड से एक्चुअल भी कम होगी, अगर नेचुरल कम है तो ये भी कम रहेगी, तो हम रिसेशन में डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सब चीज अपने पीक पे होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक बार ही बस आपको जी, जी डब्ल्यू, जी एन इनका पता होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा यही है। अब आपको डायग्राम से पता होना चाहिए, मान लो टाइम के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट है, हमारी नेचुरल इतनी है, वारंटेड इतनी है। अब नेचुरल रेट हमारी जो है वो ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा, मतलब बूम इन्फ्लेशन जो हम कह रहे हैं, तो इसलिए जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ना वो भी ऊपर जाएगी, क्योंकि बूम आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो आपको ये लेके जाना है, अगर मेरी नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा तो मेरी जी भी वारंटेड से ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर मेरी वारंटेड ग्रोथ रेट अपने मैक्स पे बैठी हुई है और मेरी नेचुरल ग्रोथ रेट कम है, तो मतलब मेरा एक्चुअल भी कम ही होगी, वो डिक्रीजिंग में ही, मतलब ये दोनों कांस्टेंट में है। एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है वो तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होएगी ना, पूरी अपने रिसोर्सेज को यूज करके जो मेरी ग्रोथ रेट है या तो वो वारंटेड से ज्यादा हो सकती है या वो कम हो सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि मेरी नेचुरल ग्रोथ है, अगर मैं पूरे इकोनॉमी के अच्छे रिसोर्सेज को यूज करके करूँ तो मैं 10% कर सकती हूँ। मेरी जो इकोनॉमी की हाईएस्ट परसेंटेज है वो हो सकती है 20%। तो ये तो फिक्स है ना, हमें पता है, हम बोल सकते हैं, इसलिए इनके जो कर्व हैं वो हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट लाइन है। अब एक्चुअल जो होती है हमारी, जो हम जी दिखा रहे हैं, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो मोस्टली आपके नेचुरल जो ये है इसके अकॉर्डिंग जाती है। तो अगर मेरी नेचुरल वारंटेड से ज्यादा है तो एक्चुअल भी नेचुरल के पास पास जाएगी, और अगर नेचुरल मेरी कम है तो भाई इकोनॉमी और फॉल कर जाएगी। तो आप ये याद रखो, अगर बूम है तो जी हमारा बढ़ता रहेगा, और अगर रिसेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो आपको माइंड में ये चीजें रखनी पड़ेंगी। तो बस यही है हमारा हैरेड मॉडल, यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए, इनके मतलब पता होना चाहिए, कब बूम होता है, कब रिसेशन होता है,
ठीक है, इसकी अजम्पशंस क्या है। ओके, अब बात आ जाती है हमारी डॉमर मॉडल। डॉमर मॉडल ने क्या कहा। अब स्टार्ट करते हैं हम डॉमर मॉडल। अगर हम डॉमर मॉडल की बात करें तो पहले बता दूं, हैरेड डॉमर मॉडल की स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जहां पर हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट नेचुरल के बराबर होती है और ये तीनों ग्रोथ रेट बराबर हो जाती है। इसे हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम भी कहते हैं कि इकोनॉमी सिर्फ जब ये तीनों बराबर होंगे जब ही हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाता है तो या तो हम इन्फ्लेशन में पहुंच जाते हैं यानी कि बूम पे, या हम पहुंच जाते हैं रिसेशन में। अब इसके उसमें आ जाते हैं कि डॉमर ने क्या कहा था। तो ईडी रमन 1957 जो हमने पता इनकी बुक आई थी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन न्यूयॉर्क। इन्होंने कहा था इट शोज दैट ग्रोथ इन आउटपुट एंड प्रोडक्शन विल बी रियलाइज्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड और इनकम इंक्रीजेस सफिशिएंटली। मतलब ये कह रहे हैं ग्रोथ जो है वो आउटपुट और प्रोडक्शन में जब भी आएगी जब इतनी डिमांड क्रिएट होगी या इतनी लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी जब भी तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, जब भी तो आउटपुट बढ़ेगा ना। तो ग्रोथ लाने के लिए अगर इनकम बढ़ेगी तभी हमारी प्रोडक्शन, और सफिशिएंटली का मतलब है अगर इट मीन प्रोड्यूसर्स आर बीइंग कन्विंस्ड दैट देयर इज लॉन्ग रन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल ओनली कॉजेज इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई बाय प्रोड्यूसर्स। अब आप ये बताओ सफिशिएंटली का मतलब है यूँ थोड़ी है कि आपके प्रोडक्शन बढ़ाने से इकोनॉमी में वही प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर कोई प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कब इंक्रीज करता है, जब उसे दिखता है कि हाँ मार्केट में लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो वही डॉमर ने कहा कि ग्रोथ जो है हमारी आउटपुट में और प्रोडक्शन में वो जब ही हो सकती है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़े या इनकम लोगों की बढ़े जिससे वो प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहे, और जब प्रोड्यूसर्स को लगता है, वो कन्विंस हो जाते हैं कि आगे के टाइम में लोग ज्यादा खरीदेंगे, तभी वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये जो है इनका बेस है अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्टिविटी इफेक्ट या सिग्मा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन प्रोडक्शन, इनकम का इफेक्ट प्रोडक्शन पे कितना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड मेरा बढ़ जाता है तो हम इन अकर्स व्हेन सफिशिएंट, अगर एग्रीगेट डिमांड इतनी बड़ी कि प्रोड्यूसर्स को हाँ फील हो रहा है बढ़ेगा, तभी वो अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। जब सप्लाई बढ़ेगी मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बढ़ रहे हैं, कैपिटल भी बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, ठीक है, आउटपुट भी बढ़ेगा और एज अ रिजल्ट एग्रीगेट सप्लाई बढ़ के एग्रीगेट डिमांड जो ये बढ़ गई थी इसके इक्वल हो जाएगा। इसके असम्पशन वही है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, क्लोज इकोनॉमी होती है, कोई भी लैग नहीं होते, एपीसी एमपीसी के इक्वल होता है, एपीएस एमपीएस के इक्वल है, एस एन आई इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, और प्रोपेंसिटी टू सेव और कैपिटल ये कॉन्स्टेंट लिए जाते हैं जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़े थे। तो डॉमर ने कंपेयर किया है क्लासिकल्स को, सप्लाई साइड को, बल्कि केंशियन और डिमांड साइड। उन्होंने क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू उठाया था हैरेड ने पूरा, ठीक है। डॉमर ने क्लासिकल्स को केंशियन से कंपेयर किया क्योंकि आपने पीछे देखा कि मैंने सिर्फ ग्रोथ कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये सारा क्या है, सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड है। और अगर मैं डॉमर की बात करूँ ये पहले एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कह रहे हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी जब तो मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, जब तो मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा। तो ये जो है डॉमर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं क्लासिकल्स और केंशियन को, सिर्फ क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे, वो सिर्फ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं डिमांड कितनी है और हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं, तो ये डिमांड को भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन। यस, तो इसमें यहाँ पर जो डॉमर है, डॉमर ने सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों को अलग अलग उनकी इक्वेशंस बताई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सप्लाई साइड में अगर मैं देखूं तो मेरा y अल्फा
इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू के। के मतलब कैपिटल, कितना मेरा कैपिटल होगा, और सिग्मा मीन्स उसकी प्रोडक्टिविटी। तो वो मेरा सप्लाई, अगर कोई मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसका डिपेंड करेगा उसके पास कैपिटल कितना है, ठीक है, कितनी मशीनरी है, कितने प्लांट्स हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सप्लाई कितना करेगा इकोनॉमी में। तो अगर आप मेरी बात करो तो मैंने इसी तरीके से इक्वेशन को याद किया था कि अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वो देखेगा मेरे पास कैपिटल कितना है के, और उस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो मैंने लिख दिया के इंटू प्रोडक्टिविटी को इन्होंने मान लिया सिग्मा। तो ये मेरा सप्लाई साइड का डिटरमाइन हो गया, इतनी मेरी सप्लाई होगी। तो इफेक्टिव सप्लाई इक्वल्स टू कैपिटल और उसकी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर सिग्मा है प्रोडक्टिविटी, अमाउंट है कैपिटल का के। आई थॉट ये आपको याद हो जाएगा इस तरीके से, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब बात करूं डिमांड साइड की, तो अब डिमांड साइड अगर हम देखें तो डिमांड साइड में इन्होंने कहा वाई अल्फा इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट बाय दिस। ये जो है ना, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ, डिमांड मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना मैं सेव करूंगी उतनी मेरी कंजम्पशन कम भी तो होगी। सेविंग तो प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी होती है ना, कंज्यूमर्स के लिए थोड़ी। तो इसीलिए ये डिनोमिनेटर में आया है कि जितनी मैं अपनी सेविंग बढ़ाऊंगी उतनी मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी, इसलिए मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे हम पढ़ते हैं C प्लस आई प्लस जी, तो जितने मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी गुड्स में, सर्विसेज में, जैसे मैंने कोई कैपिटल गुड खरीद लिया तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने हाउस खरीद लिया, वो खरीद लिया, मतलब कुछ भी ऐसा खरीदा, इन्वेस्ट किया, तो उससे मेरी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो डिमांड की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सेविंग नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर मैं सेव ज्यादा करूंगी तो मैं खर्चा कम करूंगी, मैं डिमांड कम करूंगी, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्टली टू एमपीएस। अब वाई डी और एस, सॉरी डी और एस, डिमांड और सप्लाई साइड को इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो सिग्मा के इज इक्वल्स टू आई बाई अल्फा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। आई इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन। यानी कि अचीव करने के लिए स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट के लिए दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए हमारा। ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू अल्फा सिग्मा इंटू के। यानी कि जितना मेरा कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और ये कैपिटल कहाँ से आएगा, सेविंग से ही तो आएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सेविंग भी आना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे, आई इज इक्वल, पहले तो आपको ये दोनों इक्वेशन पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया मैंने कैसे याद करी थी। अगर आपका कोई और मेथड है आप उससे भी, बस आपको ये थोड़ी सी इक्वेशंस को याद रखना चाहिए कि इसने क्या बोला था, उन्होंने क्या कहा था, इनकी इक्वेशन क्या थी, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं इस इक्वेशन की, I इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सिग्मा इंटू के। मैंने आपको कहा ये कैपिटल है, ये कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है। ये कैपिटल कहाँ से आएगा, सेविंग से ही तो आएगा। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सेविंग है कि कितने लोग सेव करेंगे, वही जाके कैपिटल बनेगा, क्योंकि वही जाके इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी मैटर करेगी। ये तीनों का मिलने के बाद हमें पता चलेगा टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है इकोनॉमी में, ठीक है। तो अगर स्टेडी स्टेट की बात है तो हमारी आ गई ये इक्वेशन। अब आगे चलते हैं, लेट्स सी कंडीशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेडी स्टेट के लिए कितना ग्रोथ रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लूँ चेंज इन इनकम, यहाँ पे डिमांड सप्लाई कर दिया, चेंज इन डिमांड कर दिया, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू वैसे ही है, तो यहाँ पे भी चेंज लग जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी लेकिन कैपिटल में चेंज हो गया। अब इसका RHS और इसका RHS दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये
सिग्मा इंटू डेल्टा के, और यहाँ पे मैंने करा डेल्टा आई अपॉन दिस। चेंज इन कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट, तो सिग्मा इंटू आई इज इक्वल टू डेल्टा आई बाय दिस। तो डेल्टा आई अपॉन आई, इसको मैं इधर ले गई, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा इंटू अल्फा। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना ग्रोथ रेट होगा, वो डिपेंड करेगा हम सेव कितना कर रहे हैं, मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, और ये सेव वाला इन्वेस्ट होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो ये डिटरमाइन करेगा कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट रेट ऑफ नेट ग्रोथ ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डिटरमाइन करेगी हम कितना सेव करते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया कि हम कितना प्रोपोर्शन एक जनरल पब्लिक सेव करती है, और वो सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाएगी। तो अब इन्वेस्टमेंट के बाद जब कैपिटल बनेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की वो होगी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और अगर आउटपुट की ग्रोथ रेट या इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इससे ज्यादा है तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन है, कि प्रोडक्टिविटी इतनी थी, कैपिटल की सेविंग इतनी थी, इतनी होनी चाहिए थी, तो स्टेडी स्टेट है अगर बराबर है। लेकिन आउटपुट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, जितनी इतनी हमारी ऑप्टिमल थी, मतलब अगर इससे ज्यादा होगी तो हम कहेंगे हम बूम पे चल रहे हैं। और अगर वहीं पे दूसरी तरफ होएगी कि होनी चाहिए थी आउटपुट की ग्रोथ 1000 यूनिट से, ठीक है, स्टेडी स्टेट थी 1000 यूनिट्स की, अगर पब्लिक 5% सेविंग करती है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर मान लो 8% है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है, ये उनकी ये वाला अमाउंट ये होना चाहिए था। बट मान लो इसी सेविंग रेट पे और इसी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी पे 1000 की जगह हमारी इकोनॉमी 1500 यूनिट्स को इंक्रीज कर पाई, तो ये दिखाएगा इन्फ्लेशन। और वहीं अगर 1000 से कम पे मान लो 800 ही कर पाई तो ये दिखाएगा डिफ्लेशन। ठीक है, तो यही चीज है इसमें, ये आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कैसे है, किन्होंने क्या इक्वेशन दी, तो बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशंस लोग देख के भाग जाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखें और सारी इक्वेशंस को समझ के थोड़ा सा अपने आप लॉजिक लगाएं, अपने आप अपने तसल्ली के लिए कि मैं कैसे इस चीज को इजी बना के थोड़ा सा माइंड में रख सकता हूँ, वो ही आपके लिए हेल्प करेगा। ये क्योंकि एक बारी में याद नहीं होती, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में कि आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एस क्या है, सेविंग है। अब मैं डिमांड साइड से देख रहा हूँ, तो जितनी मैं सेव करूंगा उतनी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी ना। अगर मैं अपनी इनकम का, मेरी इनकम 100 है, मेरी इनकम 100 है और मैं 90 सेव कर लेता हूँ, तो डिमांड तो मेरी कम हो जाएगी ना। सेविंग जितनी ज्यादा मैं करूंगा उतनी मेरी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए ये नेगेटिव है। तो थोड़ा सा अपने आप खुद पॉइंट बनाइए कि क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और जब ये लॉन्ग टर्म तक इक्वेशंस आपको याद रहेगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे अगर रटने की कोशिश करोगे तो रटने से बेटर है कि थोड़ा सा माइंड को घुमाएं कि हाँ इससे ऐसा होता है इसीलिए ये ऐसा है, तो दैट विल वर्क। ठीक है, क्योंकि नेट में बहुत सारी मॉडल्स हैं और मॉडल्स में इक्वेशंस बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दे रखी है, तो कोशिश करिए जैसे एक की थोड़े आज पढ़ ली, थोड़ा सा रिमेम्बर करो उसको, थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखने की कोशिश करो कि हाँ डॉमर की ये थी, हैरड की ये थी, तो एटलीस्ट एक तो कम होएगी, फिर दूसरी पे जाओ, तीसरी पे जाओ, क्योंकि पता होनी चाहिए आपको किसने इक्वेशन क्या दी है, किसका क्या कहना था। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन यूज करिए and I will try to help you out and have a great day. Bye bye.